Hi Shyam, public, welcome back. Let's start our new chapter. विंग वांगजी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था और कहीं ना कहीं ये बात वांगजी को इस बार रिग्रेट फील कर रही थी क्योंकि इसमें सारी गलती सच में उसकी थी। विंग ने जो कहा वो सब कुछ एक एक वर्ड बिल्कुल सच था। अगर वांगजी ने विंग को पहले ही सच बता दिया होता तो सच में जियांग फैंगमियान की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो विंग और वांगजी के बेडरूम तक पहुंच पाते। वांगजी जो अब अपनी ही हरकतों पर रिग्रेट कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी भी था, पर अब वो कर क्या सकता था। उसका अल्फा तो उससे गुस्सा हो चुका था। विंग जो मुड़कर वहां से निकल तो रहा था पर उसके कानों में वांगजी की वो सिसकियां जा रही थी। विंग को भी ऑब्वियसली वांगजी को रुलाकर अच्छा नहीं लग रहा था, उसे भी बुरा फील हो रहा था। इनफैक्ट ये उसके लिए बहुत मुश्किल भी था कि वांगजी रो रहा है और विंग उसे कंसोल भी करने नहीं जा रहा। पर ये इम्पोर्टेंट था, ये वांगजी की फर्स्ट गलती थी और ये फर्स्ट मिस्टेक ही उन दोनों को बहुत भारी पड़ी थी, खासकर विंग को। विंग के अंदर वांगजी को खोने का वो डर वो महसूस करते ही विंग की रूह कांप चुकी थी। वो वांगजी को अपनी लाइफ में खोना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पर बस प्यार में अंधा होकर वांगजी की हर मिस्टेक को इग्नोर करना ये भी विंग को सही नहीं लगता। हाँ, अगर ये छोटी मोटी मिस्टेक होती तो शायद विंग इग्नोर कर देता, इनफैक्ट वो करेगा। पर जो मिस्टेक विंग और वांगजी का रिश्ता तोड़ सकती है, वांगजी की जान पर बना सकती है, उन दोनों को इतना बुरी तरीके से हर्ट कर सकती है, उस मिस्टेक को वांगजी ने वापस से नहीं रिपीट करना चाहिए। और वो ऐसा सिर्फ तब करेगा जब उसे एक अच्छा लेसन मिलेगा, और वो लेसन वांगजी को तब मिलेगा जब विंग उसे उसकी मिस्टेक रियलाइज कराएगा। वांगजी अभी भी बच्चा है, अभी अभी कुछ वक्त पहले ही तो वो 18 प्लस हुआ है और तुरंत ही उनकी शादी हो गई। ऐसा नहीं है कि विंग वांगजी को नहीं समझता, ऑब्वियसली वांगजी के अंदर जो इनसिक्योरिटीज हैं विंग उन्हें समझता है, पर उसे इन इनसिक्योरिटीज को वांगजी के दिल से निकालना भी होगा ना। इसी के चलते विंग आज वांगजी के रोने को भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, पर क्या वो ऐसा कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट। एक तरफ वांगजी रो रहा था, पर विंग जिसका हार्ट हेवी हो चुका था, वो सीधा लैपटॉप उठाता है और बालकनी की तरफ निकल जाता है। विंग ग्लास डोर लॉक कर लेता है जिससे वांगजी की वो रोने की आवाज़ ही उसे सुनाई ना दे और वो हो सके उतना वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। वांगजी जो अपने अल्फा की बात समझ चुका था, पर अब उसका अल्फा उससे गुस्सा था। वांगजी कुछ देर तो वही खड़ा होकर बस रोता रहता है, पर वो कब तक रोएगा? आफ्टर ऑल उसे अपने अल्फा की जरूरत थी, वो अपने अल्फा के बिना नहीं रह सकता और उसकी नाराजगी तो वो सह ही नहीं सकता। उसका अल्फा अभी अभी उससे इतना हार्श बोलकर गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हुआ है कि वो वांगजी को इग्नोर कर रहा है, पर वांगजी ये इग्नोरेंस बिल्कुल सह नहीं सकता। इनफैक्ट उसे अभी से सफोकेशन फील हो रही है। उसे विंग की वो पैम्परिंग, वो स्वीट बिहेव, केयरिंग नेचर उसकी एक तरह से आदत हो चुकी है और अचानक से विंग का ये रूड बिहेव उसे हर्ट कर रहा है। वांगजी तुरंत अपने कदमों को बालकनी की तरफ बढ़ाता है और वो उस डोर को ओपन करने जाता है, पर वो डोर लॉक था। वांगजी उस डोर को नॉक करने लगता है। विंग जिसका ध्यान वांगजी की तरफ जाता है, पर वो टोटली वांगजी को इग्नोर कर देता है। वांगजी जो बहुत देर तक उस डोर को नॉक करता है, पर विंग का नो रिप्लाई। वांगजी जो बहुत रो रहा था, वो रोते रोते उसी ग्लास डोर से लगकर नीचे बैठ जाता है और भी हार्शली रोने लगता है। विंग जो वांगजी को रोते हुए देख सकता था, पर वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। इनफैक्ट वो हो सके उतना अपना फोकस वर्क पर लगा रहा था, पर उससे भी ये हो नहीं रहा था। वो अपना काम बिगाड़ ही रहा था करने के अलावा, पर फिर भी वो वांगजी की तरफ नहीं जाता। करीबन 2 घंटे बीत चुके थे और विंग अपनी नजर उठाकर जब देखता है, तब उसके सामने वांगजी डोर की दूसरी साइड पे लगकर फ्लोर पर ही सो चुका था। उसकी आंखों में अभी भी शायद कुछ आंसू थे, साथ ही उसकी
उस ब्यूटीफुल फेस पर उन आंसुओं के मार्क्स तक गिर चुके थे। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वो लैपटॉप बंद करता है। वो अंदर आता है और वांगजी को अपनी बाहों में होल्ड करता है। वो वांगजी को बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके साइड में जाकर लेट जाता है। वो वांगजी को अपनी बाहों में होल्ड करता है और उसके फोरहेड पर प्यार से किस करते हुए अपसेट वॉइस में कहता है, इन सब के लिए मुझे माफ कर दो माय ओमेगा। बहुत बुरा है ना तुम्हारा अल्फा। कितना रो रहे थे फिर भी तुम्हारे पास नहीं आया। पर क्या करूं, अगर आज तुम्हें अपनी इस गलती को नहीं समझाया तो तुम फ्यूचर में ऐसी ही गलतियां बार बार करोगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारे प्यार से भी पहले तुम्हारा ट्रस्ट चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि जिंदगी में अगर तुम कहीं भी हो, किसी भी मुसीबत में हो, तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा अल्फा याद आए। तुम्हारा ये रोना मैं सह सकता हूँ, पर उस दिन फैंग मियान के हाथों से बचकर मेरी ऑफिस में जब तुम मेरी बाहों में रो रहे थे, डरे सहमे बैठे हुए थे, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो नज़ारा मैं अपनी लाइफ में फिर से देखूं। इतना बोलकर विंग वांगजी के फोरहेड पर एक किस करता है और उसे पूरी तरीके से अपनी बाहों में समेटकर उसे होल्ड किए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी जो धीरे धीरे अपनी मूवमेंट्स स्टार्ट कर चुका था, आज वांगजी को कुछ अलग फील होता है और वो तुरंत ही अपने बेड के दूसरे साइड हाथ करके किसी को ढूंढने लगता है। वांगजी की आदत हो चुकी थी विंग को अपने पास देखने की। यही रीजन था कि वो हर मॉर्निंग विंग को अपने पास ढूंढता था, पर विंग आज भी उसके पास नहीं था। वांगजी को जैसे ही ये रियलाइज होता है, वो तुरंत उठ के बैठ जाता है और उसकी नज़र सामने काउच पर गई थी, जहाँ विंग लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था। वांगजी जब ये देखता है, वो एक डीप ब्रीथ लेता है। एटलीस्ट उसे इस बात की तो भी रिलीफ थी कि उसके अल्फा ने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा। रात को उसकी केयर करना उसका अल्फा नहीं भूला। वांगजी उठता है और वो विंग को एक नज़र देखता है। वो तुरंत ही क्लोजेट के पास जाता है और चेंज कर लेता है, मतलब फ्रेश होकर वो बाहर आता है। विंग जो फुल्ली ड्रेसअप वहाँ बैठा हुआ था, वो जैसे ही वांगजी की तरफ देखता है, वो अपने लैपटॉप को क्लोज करता है और अपनी ऑफिस बैग में उसे डालकर खुद को रेडी करने लगता है। विंग जो अपनी टाई अपने गले में डालता ही है, तभी वांगजी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो विंग की टाई बांधने लगता है। विंग उसे कुछ नहीं कहता और उसे टोटली इग्नोर कर देता है। इवन वो वांगजी की तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखता। वांगजी को बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी वो शांति से विंग की हेल्प करता है। साथ ही वांगजी विंग को उससे बिना कुछ बोले उसकी वॉच और बाकी चीज़ें भी अच्छे से प्रिपेयर करके देता है। विंग भी चुपचाप उसे लेता है और फाइनली वो रेडी था। विंग और वांगजी दोनों भी नीचे जाते हैं। चैंग ऑलरेडी उन लोगों का इंतजार कर रहा था। वांगजी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है, पर विंग बैठता नहीं। वो चैंग की तरफ देखता है और स्टिफली कहता है, मैं निकल रहा हूँ, तू बाद में आ जाना। इतना बोलकर विंग बिना कुछ बोले या बिना चैंग की कोई बात सुने सीधा वहां से निकल जाता है। चैंग इन दोनों में वो टेंशन फील कर चुका था। चैंग विंग की तरफ एक नज़र डालता है और बाद में वांगजी की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में सैडनेस थी और वो भी वांगजी को ही विंग को ही जाते देख रहा था। चैंग वांगजी की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, ब्रदर इन लॉ। वांगजी तुरंत विंग से अपनी नज़र हटाकर चैंग की तरफ देखता है। चैंग सॉफ्टली कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है आप दोनों में? विंग ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। वांगजी अपनी नज़रें झुका लेता है और चैंग का सवाल सुन के वो अपसेट हो चुका था। वही चैंग को उसके सवाल का जवाब भी मिल चुका था। वांगजी का वो उतरा फेस देखकर वो वांगजी की तरफ देखता है और फिर से कहता है, आप बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ तो? चैंग जब ये पूछता है, वांगजी चैंग की तरफ देखता है और अपसेटली कहता है, वो मुझ पे गुस्सा है। उन्हें लगता है कि मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करता, इसीलिए मैंने उन्हें सच नहीं बताया। चैंग जब ये सुनता है, वो वांगजी की तरफ देखता है और सीरियस फेस के साथ कहता है, हाँ, इस बात पे गुस्सा होना तो बनता है।
जब ये बात वांगजी सुनता है वो चैंग की तरफ देखता है और सैडली कहता है, पर उन्हें मुझे समझना चाहिए ना। मैं डर गया था, मुझे लगा अगर मैं उन्हें सच बता दूंगा और वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा और मैं उनसे प्यार करता हूँ। चैंग जब ये सुनता है वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तो क्या आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन है? वांगजी तुरंत नोट करते हुए कहता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ, पर अब क्या फ़ायदा, वो गुस्सा हो चुके हैं। ये सुनते ही चैंग स्माइल के साथ कहता है, तो अल्फा को मनाना कौन सा बड़ी बात है, आप थोड़े एफर्ट्स लगाइए, वो मान जाएगा। वैसे भी वो ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाता। जिनसे वो प्यार करता है उनके लिए उसकी नाराज़गी बहुत नॉर्मल होती है। थोड़े एफर्ट्स और सॉरी बोल देना, चाहे तो कुछ गिफ्ट प्रिपेयर कर देना। देखो मुझे भी इन सब चीज़ों की इतनी आइडिया नहीं है, पर हाँ शायद इससे मान जाते होंगे लोग। वांगजी ये सुनता है तो वो नोट करता है। चैंग जो वांगजी को देखकर सैड फील कर रहा था और दूसरे ही पल उसे वांगजी की चीयरफुल वॉइस आती है और वो तुरंत अपनी नजरें उठाकर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी बहुत एक्साइटेडली बोलता है, आज मैं नी हाउस जाने वाला हूँ, वहाँ हुसैन होगा, उसके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, साथ ही याओ को भी मेरी हेल्प कर देंगे। हाँ मैं यही करता हूँ, आज कॉलेज जाना कैंसिल, आज मैं नी हाउस जाऊंगा। वैसे भी बहुत दिन हुए याओगो, मिंजुको और हुसैन से मिले। ये सुनते ही चैंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। यार कैसा इंसान है ये, अभी अभी सैड हो रहा था और अभी अभी इतना एक्साइटेड। पर ठीक है, चैंग को खुशी होती है वांगजी के फेस पर स्माइल देखकर और वो नोट करता है। वांगजी बाद में चैंग की तरफ देखता है और एक्साइटेडली बोलता है, और हाँ आपका भी तो काम करना है ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं हुसैन से आपके बारे में बात करूंगा। ये सुनते ही चैंग जो बाइट खा रहा था वो उसके मुंह में ही रह चुकी थी और वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी चैंग की तरफ देखता है और फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर आपको भी मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा आपका ओमेगा पटाने में और आप मेरी हेल्प करेंगे मेरा अल्फा को कन्विंस करने में। ये सुनते ही जियांग चैंग जो शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी जब चैंग का कोई भी रिएक्शन नहीं देखता तो वो फिर से थोड़ा कोल्डली बोलता है, जियांग करेंगे ना। चैंग बस अपने हेड को यस में शेक करता है। ये सुनकर वांगजी एक्साइटेड हो चुका था। वांगजी जिसका अपने अल्फा के जाने के बाद ब्रेकफास्ट करने का तो कोई मन नहीं था, पर वो चैंग के लिए वहाँ रुकता है। जब चैंग का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है तब वांगजी चैंग को देखता है और उसे बोलता है कि वो उसे नी हाउस छोड़ दे। चैंग इस बात पर मान जाता है। फाइनली कुछ देर बाद चैंग वांगजी को नी हाउस के सामने छोड़ देता है और वो वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांगजी जिसने अपने अल्फा को ऑलरेडी मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि वो नी हाउस में है, पर विंग का उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। वांगजी इस बात से अपसेट हो चुका था, पर वो खुद को चीयर अप करता है और नी हाउस में निकल जाता है। नी हाउस में वो मेंग्याओ, नी मिंजू और हुसैन से भी मिलता है, साथ ही उन सबको अपने साथ जो हुआ वो सब कुछ भी बता देता है। नी मिंजू, मेंग्याओ और हुसैन तीनों भी स्टार्टिंग को तो सारी बातें सुनकर टेंस हो चुके थे, पर जब उन्होंने सुना कि विंग ने वांगजी को स्ट्रांगली सपोर्ट किया, इनफैक्ट जियांग फैंगमियान को उसने इतनी बुरी सजा दी है, तो वो सब थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। और फाइनली नी मिंजू और मेंग्याओ को अपने फेस ले पर कॉन्फिडेंस हो जाता है। सच में विंग ही वांगजी के लिए परफेक्ट है, वरना आजकल कौन ही इतना हार्ड डिसीजन ले पाता है। ज़्यादातर लोग उन्हीं लोगों पर ट्रस्ट करते हैं जो लोग उनके साथ बहुत पहले से सालों से रहते आए हैं। पर विंग ने बहुत होशियारी से इस पूरे मैटर को ना सिर्फ सॉल्ट आउट किया, बल्कि जियांग फैंगमियांग को उनकी असली जगह भी दिखाई और उन्हें सजा भी दी। वांगजी की सारी बातें सुनने के बाद वो तीनों भी रिलैक्स हो चुके थे वांगजी के लिए। पर वांगजी जब उन्हें ये बताता है कि विंग उससे अपसेट हो चुका है, साथ ही उसका रीज़न भी बताता है, तो उन तीनों को भी उस बात में लॉजिक लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली विंग जैसा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा जो वे कॉरपोरेशन का ओनर है और उस पर उसी का ओमेगा ट्रस्ट नहीं करता, ये उसके लिए
ऑब्वियसली अशेम्ड की बात थी। मेंग्याओ नी मिंजू वांग जी को अच्छी तरीके से समझाते हैं, उसे गाइड करते हैं, साथ ही उसे अपनी गलती भी बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि उसे ये गलती वापस से नहीं दोहरानी। वांग जी इस बात को अग्री तो कर देता है, पर अब वो सबके सामने एक सबसे बड़ा सवाल रखता है कि उसे अपने अल्फा को कैसे कन्विंस करना है। इस मैटर में नी मिंजू कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो उठ के अपने वर्क पर निकल जाते हैं। मेंग्याओ और हुसैन वांग जी को अलग अलग आइडिया दे रहे थे। जैसे मेंग्याओ बताता है कि उसे विंग के लिए अपने हाथों से कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, उसका पसंदीदा फूड वगैरह। वांग जी को ये आइडिया अच्छा लगता है। साथ ही मेंग्याओ वांग जी को ये भी बोलता है कि उसे अपने अल्फा को अश्योरिटी दिलानी चाहिए कि वो ये गलती वापस नहीं करेगा। वांग जी इस पर भी अग्री हो जाता है। मेंग्याओ जिन्हें कुछ काम था वो हुसैन और वांग जी को वहां छोड़कर निकल जाते हैं। अब सिर्फ हुसैन और वांग जी बचे थे। मेंग्याओ ने वांग जी को ऐसी एडवाइस दी थी जिससे ऑब्वियसली वो अपने अल्फा को खुश कर सकता था, पर एक मैच्योर तरीके से। पर हुसैन, उसका दिमाग अलग ही तरीके से चलता था। बेचारा हमारा इनोसेंट वांग जी, उसके दिमाग में वो ऐसी ऐसी आइडियाज डालता है जिन्हें सुनकर ही वांग जी खुद ब्लश करने लगा था। हुसैन वांग जी को एक सुपर आइडिया देता है कि उसे मेंग्याओ की नहीं बल्कि उसने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से विंग को मनाना चाहिए। इससे विंग मान भी जाएगा और उन दोनों में जो दूरियां है वो कम भी हो जाएंगी। वांग जी को भी कहीं ना कहीं ये आइडिया थोड़ा सही लगता है, क्योंकि हाँ, अभी भी वांग जी अनमार्क है ना, और उसे विंग के हाथों मार्क भी होना है, तो ये आइडिया फर्स्ट क्लास था। हुसैन यही नहीं रुकता, वो वांग जी को पकड़ के सीधा शॉपिंग मॉल लेके जाता है और वहाँ वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, वो भी वांग जी के लिए। साथ ही जैसा कि चैंग ने कहा था, वांग जी विंग के लिए एक गिफ्ट भी रेडी करता है। हुसैन, जिसका दिमाग अलग लेवल पर चल रहा था, वो वांग जी को एक बॉक्स पकड़ाता है और ये बोलता है कि उसे ये बॉक्स विंग को देना है। वांग जी जब उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है तो हुसैन तुरंत वांग जी को रोकते हुए ये कहता है कि ये स्पेशल गिफ्ट है, इसलिए वो दोनों इस गिफ्ट को साथ में खोले और वांग जी को ये बोलना है कि ये गिफ्ट वांग जी ने प्रिपेयर किया है विंग के लिए। वांग जी जो कुछ समझ तो नहीं पाया था, पर वो हुसैन की बात मान लेता है। वांग जी और हुसैन जब शॉपिंग कंप्लीट करते हैं तो अचानक वांग जी के दिल में जियांग चैंग का ख्याल आता है और वो हुसैन से बातों बातों में उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ लेता है। ऑब्वियसली वो दोनों अच्छे दोस्त थे, बचपन से साथ में थे और वैसे भी उन दोनों में ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं जो हाइड था। तो हुसैन बहुत फ्रीली बता देता है कि वो किसी को डेट तो नहीं कर रहा, पर हाँ, उसने अब सोचा है किसी को ढूंढने के बारे में, क्योंकि वांग जी के जाने के बाद वो भी बहुत अकेला हो चुका है। अब कोई बकरा उसके जाल में फंस जाएगा तो हुसैन उसके साथ टाइम पास कर पाएगा। वांग जी जब ये सुनता है वो डिसबिलीवली हुसैन की तरफ देखता है। ये बॉयफ्रेंड को बकरा बोल रहा है, कांट बिलीव। पर वो हुसैन की आंसर को सुनकर सेटिस्फाइड तो हो चुका था, इसलिए वो खुद एक प्लान लगाता है। वो हुसैन को वॉशरूम का बोलकर साइड में निकलता है और तुरंत चैंग को कॉल कर देता है, क्योंकि विंग को आज वांग जी ने बहुत सारे कॉल्स किए थे, पर विंग ने सारे कॉल्स का जवाब मैसेजेस में दिया था, ये बोलकर कि वो बिजी है, मीटिंग में है और उसे कॉल ना किया जाए। वांग जी जो जानता था कि विंग कितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो पर उसका कॉल अवॉइड नहीं करेगा, आज वो गुस्से में है इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। ऑब्वियसली उसने विंग को कन्विंस करने के लिए बहुत सारी अरेंजमेंट तो करवा ली थी, इसीलिए वो अब चैंग की हेल्प लेता है। चैंग वांग जी का कॉल जैसे ही पिक करता है, वांग जी चैंग को बोलता है कि वांग जी ने उसका काम कर दिया है पर उसे भी एक काम करना होगा। चैंग ये बात सुनता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वांग जी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उसे ये बताता है कि उसे कैसे भी करके विंग को वो जो एड्रेस सेंड करेगा वहाँ भेजना है। साथ ही वांग जी यहाँ से सीधा बाहर जाने वाला है तो
तो वो हुसैन को पिक करने यहाँ आ जाए ताकि वो दोनों भी साथ में थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके और एक दूसरे को समझ सके, एटलीस्ट एक दूसरे से जान पहचान तो भी कर सके। जियांग चैंग जब ये सुनता है वो सच में बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसे अब तक लगा था कि वांगजी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, पर वांगजी ने तो दूसरे ही दिन हुसैन को उसके कार के नेक्स्ट सीट तक पहुंचा दिया था। सच में इंटेलिजेंट। पर फाइनली चैंग भी ये सुनकर खुश हो चुका था, तो वो इस बात को मान जाता है। वांगजी चैंग को बोलता है कि वो उसके लिए एक कार को बेच दे और खुद एक अलग कार लेकर यहाँ आ जाए। चैंग तुरंत मान जाता है और वो पहले तो वांगजी की सेटिंग लगवाता है, मतलब उसे विंग को वांगजी ने जो एड्रेस भेजा था वहाँ भेजना था ना, इसलिए वो विंग के कैबिन में जाता है और सामने देखता है कि विंग अपने कुछ वर्क में बिजी है। चैंग उसके पास जाता है और उसके मोबाइल पर सेम एड्रेस सेंड करते हुए विंग को बोलता है कि यहाँ उसकी शाम को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो विंग वहाँ टाइम पर पहुँच जाए। विंग जो चैंग से पूछ रहा था कि मीटिंग किस बारे में है, तब चैंग विंग से बोल देता है कि एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट जिनकी मीटिंग बहुत दिनों से डिले हो रही है वो आज वहाँ आने वाले हैं, तो विंग जाकर वही उनसे मिल ले। विंग इस बात पर नोट कर देता है और चैंग विंग को ये भी बताता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट वर्क से बाहर जाना है, तो वो निकल रहा है। विंग इस बात पर नोट कर देता है और फाइनली चैंग, जैसा कि वांगजी ने कहा था, एक कार को वांगजी के लिए भेज देता है। वही दूसरी कार वो खुद ड्राइव करके शॉपिंग मॉल तक पहुंचता है। चैंग वांगजी और हुसैन से मॉल के बाहर मिलता है और वांगजी हुसैन की हाथ से बहुत सारे शॉपिंग बैग्स लेकर उन्हें ड्राइवर को देता है। साथ ही वो चैंग से ये भी पूछता है कि क्या उसने उसका काम किया। इस पर चैंग नोट कर देता है। वांगजी ये सुनकर खुश हो जाता है और वो हुसैन की तरफ देखते हुए थोड़ा नॉटीली बोलता है, एक्चुअली हुसैन वो क्या है ना, तू तो जानता है मेरा हल्फा मुझसे गुस्सा है, मुझे उसे मनाने के लिए प्रिपरेशन करनी है। तू एक काम कर, तू यहाँ से ना जियांग गगे के साथ निकल जा, वो तुझे घर ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद वो अपने घर चले जाएंगे। ये सुनकर हुसैन एक नज़र चैंग की तरफ देखता है और बाद में वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं टैक्सी लेकर चला जाता हूँ, क्यों इन्हें बॉदर करना। ये सुनते ही इससे पहले कि वांगजी कुछ बोलता, चैंग तुरंत बीच में बोलते हुए कहता है, अरे नहीं, इसमें क्या बॉदर जैसी कुछ बात है, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी आप मेरे ब्रदर इन लॉ के ब्रदर हो, तो उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये सुनते ही वांगजी तुरंत हुसैन को जियांग चैंग की तरफ पुश करते हुए कहता है, हाँ हाँ ये इतना तो कर ही सकते हैं, तू जा। हुसैन जो चैंग के ऊपर लगभग गिरने वाला था क्योंकि वांगजी ने उसे पुश किया था, पर चैंग उसे होल्ड कर लेता है। वांगजी जब देखता है कि ये अब आगे का मैटर संभाल लेंगे, वो वहाँ से चुपचाप खिसक जाता है। चैंग जो खुद कार का डोर ओपन करके हुसैन को पहले कार में खुद बिठाता है, बाद में खुद भी ड्राइव करने लगता है। वही वांगजी जो ड्राइवर के साथ अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल चुका था। इवनिंग 8 o'clock हो चुके थे। विंग जो फाइनली उस एड्रेस पर पहुंच चुका था, एक लग्जरियस होटल। विंग रिसेप्शन पर इंक्वायरी करता है और उसे पता चलता है कि होटल के एक रूम में ऑलरेडी बुकिंग है। विंग तुरंत एलिवेटर से उस फ्लोर पर पहुंच जाता है। ये होटल का टॉप फ्लोर था। विंग उस रूम को फाइंड करते हुए फाइनली उस रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस रूम के बाहर ऑलरेडी एक पर्सन खड़ा था जो उस होटल का ही स्टाफ था। वो पर्सन विंग की तरफ देखता है और उसे ग्रीट करते हुए पोलाइटली कहता है, वी वूशियान। विंग नोट करता है वो पर्सन एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, सर एक्चुअली अंदर जाने से पहले आपको चेंज करना होगा। ये सुनकर विंग को बहुत वियर्ड लगता है और वो उस स्टाफ की तरफ देखते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन। वो स्टाफ पोलाइटली कहता है, सर एक्चुअली अंदर जो गेस्ट है वो चाहते हैं कि एक ड्रेस कोड को फॉलो किया जाए, इसलिए आपको ये वेयर करके ही अंदर जाने की परमिशन मिलेगी।
विंग जब ये सुनता है उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जो कोई ऐसी डिमांड कर रहा था। वो स्टाफ विंग के तरफ एक बैग को बढ़ा देती है और उसे कहता है कि उसे यही ड्रेस वेयर करना होगा। विंग जो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहा था, पर वो स्टाफ इससे पहले कि विंग कुछ बोल पाता उसे तुरंत बोलती है कि साइड वाला रूम भी उनके लिए बुक है और वो वहाँ चेंज कर सकते हैं। विंग उस बैग को लेता है और तुरंत ही चैंग को कॉल कर देता है, जो हुसैन के साथ बातों में बिजी था और दोनों भी फिलहाल एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। चैंग हुसैन को 2 मिनट बोलकर कॉल पिक करता है और दूसरी तरफ से उसे विंग की स्ट्रॉन्ग और फ्रस्ट्रेटिंग वॉइस आती है। विंग चैंग पर गुस्सा करते हुए बोलता है, ये कैसा क्लाइंट है, फर्स्टली मीटिंग करने के लिए प्राइवेट रूम में बुला रहा है, चल वो समझ सकता हूँ, पर इसे मेरे कपड़ों से क्या प्रॉब्लम है, मैं चेंज क्यों करूँ? ये क्या मेरी वाइफ है जिसे मैं लेकर बैठने वाला हूँ? मीटिंग करनी है तो मीटिंग करे ना, मेरे कपड़े उतरवाने पे क्यों लगा है? यह सुनकर चैंग भी लाइक, वो तेरी वाइफ ही है इसीलिए तेरे कपड़े उतरवा रही है। बेचारा, ये आवाज दिल में ही थी उसके, क्योंकि जबान पर वो बस एक ही बात बोलता है, विंग वो क्लाइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और समझ लेना, हो सकता है उसकी कुछ अलग पॉलिसी होगी। क्या प्रॉब्लम है तुझे? वैसे भी वो क्लोथ्स क्या बहुत ज़्यादा अजीब हैं। विंग जो उन क्लोथ्स को ही देख रहा था, पर वो क्लोथ्स नॉर्मल ही थे, मतलब जस्ट एक ब्लैक शर्ट और पैंट थी। विंग जब इस बारे में चैंग को बताता है तो चैंग नॉर्मली बोलता है, अरे तू ऐसे ही तो क्लोथ्स पहनता है, क्या ही प्रॉब्लम है, पहन ले, जा ले, 2 मिनट बात कर ले और वापस आ जा। विंग जो चैंग पर गुस्सा कर रहा था, पर चैंग ने अपना कॉल कट कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका इमेजिनरी सून टू बी ओमेगा, मतलब हो सकता है ना फ्यूचर में, वो उसका वेट कर रहा था। विंग जो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे अपने डोर पर नॉकिंग साउंड सुनाई देता है। वो डोर ओपन करता है तो सामने एक वेटर था, मतलब होटल स्टाफ था। वो स्टाफ विंग के लिए एक जूस लाया था। विंग उस जूस की तरफ देखता है और बाद में उस स्टाफ की तरफ देखते हुए फ्रस्ट्रेटिंगली बोलता है, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। ये सुनते ही वो स्टाफ जो विंग की तरफ बढ़ रहा था और उस ट्रे को भी सामने कर रहा था, वो पोलाइटली कहता है, पर सर ऑर्डर तो आप ही के रूम से आया है, इसलिए तो मैं इसे लेके आया हूँ, प्लीज़ एंजॉय इट। विंग जो नहीं लेना चाहता था, पर वो पर्सन उसे बहुत ज़्यादा ही फोर्स कर रहा था और इसी फोर्स में गलती से वो जूस विंग के क्लोथ्स पर गिर जाता है। अब तो बेचारे को क्लोथ्स चेंज करने ही थे। विंग जो स्टाफ पे गुस्सा होने ही वाला था, तभी वो स्टाफ सॉरी बोलकर सीधा वहां से खिसक जाता है। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वो वॉशरूम में जाता है। वो पहले तो बात लेता है, क्योंकि उसके पूरी बॉडी पर वो जूस गिर चुका था। खुद को क्लीन करने के बाद विंग उन क्लोथ्स को देखता है और फाइनली उन्हें पहन लेता है। विंग को ये देखकर बहुत अजीब लगता है कि क्लोथ्स बिल्कुल उसके फिटिंग के अकॉर्डिंग है, पर खैर वो इस बात को इग्नोर करता है और फाइनली फिर से उस रूम के बाहर जाता है। अब वो स्टाफ विंग को अंदर जाने के लिए अलाउ कर देती है। विंग अंदर एंटर करता है तो पूरा रूम अंधेरे में कवर था। साथ ही रूम में एक अलग ही बहुत कामिंग अरोमा फ्रेग्रेंस फैली हुई थी। विंग जब आसपास देखता है तब वो रियलाइज करता है कि इस रूम को अरोमा कैंडल्स से डेकोरेट किया गया है। विंग जिसे गुड फीलिंग नहीं आ रही थी और वो ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि ये क्लाइंट अल्फा है या ओमेगा, क्योंकि विंग के साथ बहुत सारे ओमेगास ने पहले भी ऐसा बिहेव करने की कोशिश की है। इनफैक्ट इससे भी वर्स्ट किया है। उसे सीड्यूस करने के लिए न जाने आज तक क्या क्या पैतरे ओमेगास आजमा चुके हैं, इसीलिए वो इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। विंग जो अंदर कदम बढ़ाना चाहता ही नहीं था, वो तुरंत टर्न होता है और रूम के बाहर जाने ही वाला था, तभी उसे अपनी बॉडी के अराउंड एक सॉफ्ट टच फील होता है, जो धीरे धीरे उसे बैक से अपनी ग्रिप में लेने की कोशिश कर रहा था। 2 हाथ जो विंग की बॉडी पर पीछे से ही सिडक्टिवली मूव होते हुए उसकी फ्रंट बॉडी तक आ चुके थे और
दूसरे ही पल विंग फील करता है कि वहां मौजूद जो भी इंसान है उसने पूरी तरीके से टाइटली हग कर लिया है। विंग जो तुरंत उस पर्सन के एक हाथ की रिस्ट को पकड़ता है और उसे हार्शली अपने आगे खींचता है। विंग अभी तक उस पर्सन का फेस नहीं देख पाया था क्योंकि ऑब्वियसली वहां बहुत अंधेरा था। दूसरे ही पल विंग ने उस इंसान का हाथ छोड़कर सीधा उसके नेक को होल्ड कर लिया था और वो उसे टाइटली डोर पर ही प्रेस कर रहा था। विंग अपनी डोमिनेटेड ट्यून में कहता है, हाउ डेयर यू टू टच मी लाइक दिस? डू यू नो हु आई एम? एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम ऑलरेडी मैरिड। तो मेरे साथ ये सिली ट्रिक प्ले करना बंद कर दो। आई एम ऑलरेडी deeply love with my Omega and I will make sure कि आगे से हमारी कोई भी कोलैब ना हो। इतना बोलकर विंग उस पर्सन को हार्शली साइड में थ्रो कर देता है और वहां से वो निकलने ही वाला था। इनफैक्ट उसने अपने हाथ को डोर नॉब पर रखा भी था, पर तुरंत ही उसे फिर से अपने हाथ पर एक सॉफ्ट टच फील होता है और दूसरे ही पल विंग जिसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ चुकी थी, वो पर्सन अब धीरे धीरे विंग के हाथ को सिडक्टिवली टच करते हुए उसके हाथ को क्रॉस करके उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था और उसने विंग को टाइटली हग कर लिया था। विंग जो उस इंसान की फ्रेग्रेंस को डीपली इनहेल कर रहा था। सॉफ्ट, कामिंग, रिलैक्सिंग सैंडलवुड फेरोमोन्स जो आजकल उसके लिए, उसकी बॉडी के लिए, उसके माइंड के लिए, उसके हार्ट के लिए, उसकी ब्रीथ के लिए एक ड्रग का काम करती थी। विंग जिसके फेस पर तो सॉफ्ट स्माइल आ चुकी थी, पर वो वांगी को बैक हग नहीं करता क्योंकि उसे याद था यार कि वो अभी भी नाराज है अपने ओमेगा से। वांगी जब इसे फील करता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है और बस यही सोच रहा था कि आज उसका अल्फा मान ही जाएगा। वांगजी जो विंग को बहुत सिडक्टिवली और बहुत टाइटली हग कर रहा था, साथ ही अपने हैंड्स को उसकी बैक पर मूव कर रहा था। विंग जिसे कुछ अलग ही सेंसेशन अपनी बॉडी में फील होने लगी थी। बस 2 ही पल गुजरे थे और उस रूम में एक डिम लाइट ऑन हो चुकी थी, साथ ही एक कामिंग और लो मेलोडी भी। विंग जब अपने आसपास देखता है तो सच में ये रूम बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। हर तरफ रोज पेटल्स, अरोमा कैंडल्स और वो सॉफ्ट मेलोडी। बालकनी का डोर जो ओपन था उसमें से अंदर आती वो कोल्ड एयर जो इस रूम को और भी ज्यादा रोमांटिक और साथ ही कामिंग वाइब्स दे रही थी। ये पूरा रूम ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में डेकोरेटेड था क्योंकि विंग का सबसे फेवरेट कलर ही ब्लैक था। वैसे भी ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा था। बस बेड पर जो शीट बिछी थी वही वाइट थी। साथ ही विंग अपनी नजर अपनी बाहों में खुद से लिपटे हुए उस ओमेगा की तरफ देखता है तो उसने भी टोटली ब्लैक आउटफिट पहन के रखा था। अभी तक वो क्लियरली विजिबल तो नहीं था, पर विंग श्योरली जानता था कि वो ब्यूटीफुल होगा, इनफैक्ट मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। विंग जो धीरे धीरे मेल्ट होते जा रहा था, पर अचानक उसकी माइंड में क्लिक होता है कि अरे नहीं, उसे तो गुस्सा होना है वरना ये लिटिल ओमेगा अपनी गलती को रियलाइज कैसे करेगा। यही सोचकर वो वांगजी को हार्शली अपने आप से दूर कर देता है और टर्न हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली यार उसकी पूरी बॉडी में शिवर फील हो रही थी क्योंकि वांगजी उसके बहुत करीब था और उसके वो सिडक्टिव फेरोमोन्स नेक्स्ट लेवल के थे। विंग को फील हो चुका था कि उसकी हालत खराब है और उसकी पैंट टाइट हो चुकी है ऑलरेडी। विंग को जैसे ही ये रियलाइज हुआ था वो खुद को ही खाली दे रहा था। यार आज तक इतने सारे ओमेगास ने उसे सीड्यूस करने की कोशिश की है, पर विंग उन सबको हार्डली फेस करता है। पर ये लिटिल ओमेगा एक ही पल में उस पर कितना हार्ड इफेक्ट करता है।
विंग जो ये सोच ही रहा था तभी उसकी नज़र अपने सामने जाती है जहाँ वांग जी उसके हाथ को होल्ड किए था। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी एक नज़र विंग की तरफ देखता है और उसके हाथ को होल्ड किए उसे बेड पर बिठा देता है। वांग जी विंग के सामने अपने नीज पर बैठ जाता है और उसके तरफ देखते हुए लो और अपोलोजेटिक ट्यून में कहता है, अल्फा, आई नो आई हर्ट यू। मैंने बहुत बड़ी गलती की, बट इन रियलिटी मैं उस वक्त कुछ सोचने और समझने की सिचुएशन में था ही नहीं। ऑलरेडी मुझ पर फेंग मियान की उस घटिया इंसान की बातों का इतना इफेक्ट हो चुका था। उसका कॉन्फिडेंस देखकर एक पल के लिए मुझे ही खुद पर शक होने लगा था। उसने बहुत कॉन्फिडेंसली कहा था कि तुम्हारा अल्फा मुझ पर यकीन करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप पर यकीन नहीं करता, पर हाँ तब मुझे डाउट हुआ था। वो आपके अंकल हैं, एल्डर हैं, उन्होंने आपको पाला है और मैं बस आपकी लाइफ में अभी अभी आया हूँ। तो मुझे डर था इस बात का नहीं कि आप मुझ पर यकीन करोगे या नहीं करोगे, इस बात का कि अगर आपने यकीन नहीं किया तो मुझे आपसे दूर होना पड़ेगा, जो उस वक्त मुझे मंजूर बिल्कुल नहीं था। इवन आज भी नहीं है और फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आपको खोने का डर भी मुझे अंदर तक डरा चुका था। वो फीलिंग इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी कि मैं आपको सच बता ही नहीं पाया। जैसे आप मुझे खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे ही मैं आपको खोना नहीं चाहता था। रिमेंबर, मैंने आपसे एक बार कहा था, इनफैक्ट वेडिंग नाइट के दिन ही कहा था, कि इस दुनिया में कोई भी किसी को छोड़ के जाना नहीं चाहता, बस सिचुएशंस होती हैं। जैसे मेरे गगर मॉम डैड के साथ हुआ, वो मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहते थे पर गॉड ने उन्हें बुला लिया। वैसे ही कुछ सिचुएशंस मैं यहाँ भी देख सकता था। अगर एक पल के लिए भी आपको मुझ पर डाउट होता तो हमारा रिश्ता टूट जाता। मैं ऐसा नहीं चाहता था। आप मेरी लाइफ में फर्स्ट अल्फा हो, जो मेरा हस्बैंड है। आप वो फर्स्ट इंसान हो जिसके लिए मैंने कुछ फील करना स्टार्ट किया था। आपकी वो केयर, वार्मथ, प्रोटेक्शन, पोलाइट बिहेवियर, मुझे समझना, वो कंफर्ट, बस 10 या 12 दिन हुए थे हमारी शादी को, पर ये सारी चीज़ें जैसे मेरी जीने की वजह बन चुकी थी और आज भी है। एक इंसान के लिए मैं कैसे उसे खोने दे सकता था। आप अच्छे हो, इनफैक्ट आप बहुत अच्छे हो, आप परफेक्ट हो, सब कुछ है आपके पास। गुड लुक्स, एक अच्छी पोजीशन, मनी, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और इन सबसे बढ़कर एक अच्छा दिल, केयरिंग नेचर, प्रोटेक्टिंग बिहेवियर। एज अ अल्फा आप बिल्कुल परफेक्ट हो, पर वही आपके सामने मैं हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, ना ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, ना ही मनी है, ना ही पावर है, ना ही पोजीशन है। ऑलरेडी मैंने बहुत से लोगों के मुंह से ये सुना कि मैंने आपको पैसों के लिए सिड्यूस किया, आपको अपने जाल में फंसाया, अपनी ब्यूटी से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ऑब्वियसली ये सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो डर रहना या आ जाना, ये तो नॉर्मल है ना, नेचुरल है। एक के पास सब कुछ और दूसरे के पास कुछ भी नहीं, फिर भी वो दोनों साथ है, तो ऑब्वियसली हर कोई यही सोचेगा कि जिसके पास सब कुछ है उससे वो जिसके पास कुछ भी नहीं कुछ हासिल करना चाहता हो, इसी के लिए तो उसके साथ है। डर डर था अल्फा। सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ, हमारी शादी, हमारा प्यार, सब कुछ किसी के लिए भी टाइम नहीं लगा। मुझे समझने का वक्त भी नहीं मिला और मैं आपका ओमेगा बन गया। मैंने उस रियलिटी को एक्सेप्ट किया और शादी के बाद आपकी वो केयरिंग साइड देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया, सच्चा वाला प्यार। शादी से पहले हाँ मैं जानता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, पर मैंने कभी भी आपको उस नज़र से इतना डीपली सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे बाकी लोगों की तरह ही आप लगते थे। बड़े घर के अल्फाज अक्सर पुअर ओमेगास को अपनी जाल में फंसाते हैं, उन्हें यूज करते हैं और थ्रो कर देते हैं। मैंने आपके बारे में भी वही इमेज बना के रखी थी।
बट शादी के बाद जब आपका ट्रू नेचर मेरे सामने आया, मैं खुद को रोक नहीं पाया। वेडिंग नाइट पे बोला गया आपका हर एक वर्ड मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स को डेवलप करने लगा, और 2 दिनों में ही मैं समझ गया कि अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। साथ ही उस घटिया इंसान की उस हरकतों ने, उसकी बातों ने मुझे डरा दिया। क्या करता, सोचा कुछ दिन मैनेज कर लूँगा, बाद में मेरी हीट में आप मुझे मार्क कर देंगे तो ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। यही सोच के चुप रहा, झूठ बोलता रहा, पर मुझे नहीं पता था कि उसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। पर फाइनली मेरे अल्फा ने उस सिचुएशन को भी संभाल लिया। मैं बहुत खुश था कि मेरा अल्फा मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। मैं समझता हूँ आपका गुस्सा, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, बहुत गलत हूँ, पर प्लीज़ मेरा डर भी समझिए। अब मैं आपसे सच में अपने सच्चे दिल से ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ आपसे प्यार नहीं करता, बल्कि आपसे दूर भी नहीं होना चाहता। इसीलिए आप पर ट्रस्ट भी करता हूँ। आगे मेरी लाइफ में अगर कुछ भी हुआ, चाहे वो कुछ भी हो, इसकी सबसे पहले इन्फो मैं आपको दूंगा, और ये मैं आपको वादा करता हूँ। मैं अब अपनी लाइफ में ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैं दी ग्रेट बिजनेस टाइकून वी वुशियान का ओमेगा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साइड में स्ट्रांगली खड़ा रहूँगा और हर किसी से फाइट करूँगा। आगे से मेरे एंड से आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू। प्लीज़ अब अपने ओमेगा को माफ़ कर दो। आपकी नाराज़गी, ये इग्नोरेंस, ये मैं नहीं सह सकता। पता नहीं कैसे, पर अंदर से ये मुझे मारने लगती है। आपने सुबह से मुझसे बात नहीं की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया शांत हो चुकी है। मुझे आप चाहिए हो, मेरी पूरी दुनिया बन के। मुझे आप में जीना है, आपको अपनी दुनिया बना के। आई लव यू मोर देन एनीथिंग, एंड आई ट्रस्ट यू। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ अपने ओमेगा को माफ़ करके मुझे एक्सेप्ट कीजिए। प्लीज़ अल्फा, अपनी लिटिल वाइफी को माफ़ कर दीजिए, एक लास्ट मिस्टेक समझ के। विंग जो वांगजी की ये सारी बातें बस शांति से सुन रहा था। उसके फेस पर एक स्माइल आ चुकी थी। विंग वांगजी को उसकी शोल्डर से पकड़ता है और उसे अपनी लैप में बिठा लेता है। वो वांगजी की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, तो तुम्हारा मतलब ये है कि मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास कुछ नहीं, इसीलिए तुम्हें डाउट था कि मैं तुम पर यकीन करूँगा या नहीं। वांगजी नोट करता है। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, क्या इस बात का भी यकीन नहीं था कि तुम्हारे पास वो है जिसके पास सब कुछ है? तुमने मेरी खूबियाँ गिनाई, पर क्या तुम जानते हो कि तुम खुद कितने स्पेशल हो? मेरे पास मनी है, पावर है, पोजीशन है, सब कुछ माना, पर ये सब कुछ भी तुम्हारे इस इनोसेंस को, इस क्यूटनेस को, इस प्योर हार्ट को, इन आँखों की इन मासूमियत को किसी को भी कंपेयर नहीं कर पाएगी। सिर्फ पैसे से सब कुछ बाय नहीं होता वांगजी। अगर ऐसा होता तो मेरे पास आज मेरी पूरी फैमिली होती। मेरे मॉम डैड होते, आंट यू होती, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है और मेरे पास पैसा है, फिर भी हम दोनों की लाइफ एक तरीके से ऑलमोस्ट सेम ही है। ना तुम्हारे पास फैमिली है, ना मेरे पास फैमिली है। माय प्रिटी ओमेगा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज मेरे पास ये पैसा है, कल अगर नहीं होगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? ये सुनते ही वांगजी अपने हेड को ना में शेक करता है। विंग सब स्माइल के साथ कहता है, इसीलिए पैसे के साथ प्यार भी होना ज़रूरी होता है। पैसा हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता है, पर प्यार हमारे दिल को सपोर्ट करता है। वो हमें खुश रहने के लिए इनकरेज करता है। मेरे फेस पर आज तक स्माइल नहीं थी, पर जब से तुम आए हो हर कोई मुझसे कहता है कि मैं बहुत मुस्कुराने लगा हूँ। मेरी वो स्माइल पैसा नहीं बाय किए कर सका, उसे बाय किया तुमने।
इसीलिए खुद को कंपेयर करके मेरे सामने नीचा मत फील करो और बस ये सोचो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पर वो इंसान है जिसके पास सब कुछ है, जो अब सिर्फ तुम्हारा है। जब तुम बच्चे थे वांग जी, अपने मॉम डैड के साथ रहते थे, तब क्या तुम उन्हें कोई चीज मांगने में हेजिटेट करते थे? वांग जी अपने हेड को ना में शेक करता है। विंग सॉफ्टली कहता है, रीजन इज, वो तुम्हारी फैमिली थी। हो सकता है अपनी फैमिली में तुम्हें कुछ मांगने के लिए हेजिटेट करना पड़ा हो, क्योंकि वो तुम्हारे अडॉप्टेड फैमिली थी, पर अब तुम मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हारी फैमिली हो, हम दोनों एक हैं। मेरा सिर्फ नाम नहीं, मेरी ये पावर, पोजीशन, हर चीज अब तुमसे बिलोंग करती है, इसलिए इसे अपने हिसाब से यूज करो। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हर किसी के सामने स्ट्रांगली खड़े रहो, खुद को और मुझे स्ट्रांगली सपोर्ट करो। दुनिया को दिखाओ कि वी ओशियन का ओमेगा कोई नॉर्मल इनोसेंट ओमेगा नहीं है, वो भी एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। जितना पावरफुल वी ओशियन है, उतना ही पावरफुल उसका ओमेगा वे वांगजी होना चाहिए। हर जगह तुम बुली हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आऊँ, ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि जहाँ तुम बुली हो, वहाँ तुम लोगों को स्ट्रांगली उनका सबक सिखाओ, उन्हें उनकी औकात दिखाओ और साथ ही अपनी भी। और हर बार इस बात पर स्ट्रांगली बिलीव करना कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक तुम नहीं कहोगे कि वो गलती तुमने की है, ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं उस बात पर यकीन नहीं करूँगा। क्योंकि जैसा तुमने कहा कि तुम्हें इस दुनिया में जीना है, तुम्हें मुझ में जीना है, वैसे ही मैं भी तुम में जीना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड? वांग जी नोट करता है। विंग वांग जी के चीक को अपने हाथ से हल्का सा पिंच करते हुए सॉफ्टली कहता है, माय लिटिल ओमेगा, आई होप कि अगली बार मुझे तुम्हें हर बात समझाने के लिए इतने एफर्ट्स ना करने पड़े, क्योंकि तुमसे नाराज रहना तुमसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है। आज सुबह से पागल हो चुका था मैं, तुमसे बात नहीं की, तुम्हें रात को रोते हुए देखा। तुम जानते हो ये कितना हार्ड था मेरे लिए, ना रात भर सो पाया, ना दिन भर काम कर पाया। बस तुम्हारा वो क्यूट सा मासूम सा रोता हुआ फेस ही मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अपने आल्फा को ऐसे तंग मत करते जाओ। वांग जी तुरंत विंग को हक करते हुए क्यूटली कहता है, आई एम सॉरी, आगे से नहीं करूँगा। विंग नोट करता है और वो भी वांग जी को हक बैक करता है। वांग जी और विंग दोनों भी एक दूसरे को टाइटली हक किए एक दूसरे की वार्मथ को एंजॉय कर रहे थे। तभी विंग को कुछ आवाज़ आती है और वो वांग जी से दूर होता है। वांग जी जिसने तुरंत ही अपने हेड को एम्बेरसमेंट में नीचे झुका लिया था, विंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, माय लिटिल ओमेगा, आर यू हंग्री? क्या आपने कुछ खाया नहीं? वांग जी अपने सर को झुकाए अपने हेड को ना में शेक करता है। विंग सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, और इतनी देर तक भूखे रहने का कोई खास रीज़न? वांग जी क्यूट फेस के साथ विंग की तरफ देखता है और पाउट करते हुए कहता है, आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया, लंच करने का भी मन नहीं हो रहा था, उसके बाद ये सारी प्रिपरेशन में वक्त चला गया। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहता है, मतलब तुम लगभग कल रात से भूखे हो? वांग जी अपने हेड को डाउन कर लेता है। विंग गुस्से में बोलता है, ये क्या बेवकूफ़ी है, मैं गुस्सा रहूंगा तो तुम खाना नहीं खाओगे? वांग जी पाउट करते हुए कहता है, वो आदत हो गई है ना, नहीं खाया जाता आपके बिना, आप क्यों गुस्सा होते हो? सब आपकी गलती है, आप गुस्सा नहीं होते तो मैं खाना खा लेता। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या खाना है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। वांग जी तुरंत बोलता है, अरे नहीं, मैंने प्रिपरेशन कर ली है, आप चलो ना, दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। विंग नोट करता है। वांग जी विंग के लैब से उतर जाता है और उसे हाथ से पकड़ के साइड में उसने जो फूड की अरेंजमेंट की थी वहाँ लेके जाता है। वो दोनों भी अपना अपना फूड एंजॉय करते हैं और विंग फिर से वांग जी को अपने हाथ से खाना खिलाता है।
दोनों का भी खाना कंप्लीट हो चुका था और विंग जो पूरे रूम को देख रहा था उसकी नजर टेबल के पास जाती है जहाँ पर कुछ गिफ्ट्स रखे हुए थे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि वो सारे गिफ्ट्स क्यों रखे हुए हैं। ये सुनते ही वांग जी एक्साइटेड हो जाता है और वो विंग को वहाँ से उठाकर उन गिफ्ट्स के पास लेके जाता है। वो विंग को उन गिफ्ट्स को देते हुए कहता है, ये मैंने आपके लिए अरेंज किए हैं। विंग ये सुनकर स्माइल करता है और वांग जी विंग को बोलता है कि इसे ओपन करे और मुझे बताए कि कैसा लगा। विंग अपनी ओमेगा को इतना एक्साइटेडली देखकर वो सारे गिफ्ट्स ओपन करने लगता है। फर्स्ट गिफ्ट बॉक्स में एक वॉच थी, सेकंड में विंग के लिए एक ब्यूटीफुल टाई, थर्ड में कपलिंग्स रखी हुई थी और अब बस लास्ट मतलब फोर्थ बॉक्स रखा हुआ था। विंग जब उस बॉक्स को ओपन करता है तब वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था वो जब विंग के एक्सप्रेशंस नोटिस करता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये गिफ्ट नी हुसैन का था जो उसने वांग जी को दिया था और कहा था कि इसे अपने अल्फा को देना और बोलना मैंने अरेंज किया है। वांग जी खुद भी नहीं जानता था कि उस गिफ्ट बॉक्स में क्या है। वही विंग जो कभी उस गिफ्ट की तरफ देख रहा था तो कभी वांग जी की तरफ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और क्यूटली कहता है, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? विंग वांग जी की तरफ देखता है और थोड़ा सरप्राइजिंगली बोलता है, क्या क्या ये तुमने मेरे लिए दिया? मतलब आर यू श्योर कि ये तुम्हारा गिफ्ट है? वांग जी जब ये सुनता है वो कंफ्यूज हो जाता है, पर नीहू सर ने उससे कहा था कि हाँ बोलना कि ये तुमने लिया है विंग के लिए। तो वांग जी इनोसेंटली अपने हेड को नोट करता है। विंग वांग जी को फिर एक बार देखता है और अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हुए कहता है, आर यू श्योर कि ये तुमने बाय किया है? वांग जी फिर से अपने हेड को यस में नोट करता है। विंग जिसके फेस पर एक नॉटी स्माइल आ चुकी थी वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, यू नो व्हाट, अभी अभी मुझे रियलाइज हुआ कि जितना इनोसेंट मैं तुम्हें समझता हूँ उतना तुम हो नहीं। वांग जी जो कंफ्यूज हो चुका था वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, व्हाट डू यू मीन? विंग वांग जी को उस गिफ्ट बॉक्स को शो कराते हुए कहता है, आई मीन वही वांग जी जिसने जैसे ही वो गिफ्ट देखा था उसकी आईज वाइडन हो चुकी थी और वो कभी उस गिफ्ट बॉक्स की तरफ तो कभी विंग की तरफ देख रहा था। वही विंग जिसके फेस पर एक नॉटी स्माइल थी और वांग जी जिसकी मुट्ठियां गुस्से में क्लिंच हो चुकी थी और वो हुसैन को अपनी दिल में इतना गाली दे रहा था और उसे कर्स कर रहा था। अच्छा फंसाया था हुसैन ने उसे। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment, and subscribe my channel. Hopefully, you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.